बच्चों आज नया टॉपिक लेंगे इको फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस विद मैराइन एनवायरनमेंट। तो मैराइन एनवायरनमेंट की बात है, इसलिए पहले इसकी मैराइन हैबिटाट के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके अफेक्टिंग जो फैक्टर्स हैं। उसके बाद इसके अडेप्टेशंस को लेंगे। पहले इसको समझें कि मैराइन हैबिटाट क्या है या मैराइन एनवायरनमेंट क्या होता है। जो पहली स्लाइड लगाई है इसके अकॉर्डिंग द सी कवर्स अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड इज़ द ग्रेटर रिजर्वायर ऑफ लाइफ अमोंग द थ्री मेजर हैबिटाट्स ऑफ द बायोस्फीयर। मैराइन realm provides the largest inhabitable space for living organisms. The study of organisms in relation to oceanic environment is known as marine ecology और marine habitat। इसमें यह है कि जो समुद्री आवास है पृथ्वी का 70% भाग जो है उसमें उपस्थित होता है, और जीवन के लिए सबसे बड़ा आवासीय स्थल जो है वो समुद्री आवास होता है। और इसकी गहराई जो होती है, औसत गहराई, वो 4000 मीटर तक होती है। समुद्री जो जीवों और इनके वातावरण का जो अध्ययन है उसको अपने ओशिनोग्राफी भी कहते हैं, और इसी के अंतर्गत अपन मैराइन इकोलॉजी को सम्मिलित करते हैं ओशिनोग्राफी के अंतर्गत। और जो जीवन का प्रारंभिक अपन कह सकते हैं ओरिजिन जो है वो भी महासागरों से ही हुआ है। जो इसीलिए जो सफलतम जीवन और आवास की दृष्टि से समुद्री जो आवास है, मैराइन हैबिटाट है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें पृथ्वी के छोटे से छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े से बड़े जो जीव हैं, अपन कह सकते हैं एनिमल हैं, वो समुद्री आवास में पाए जाते हैं। और समुद्री आवास में जल जो है वो स्थिर रहता है और एक रूपीय वातावरण रहता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं उनके लिए वो एक तरह से आश्रय स्थल का काम जो है वो करता है। इनके जो फैक्टर्स हैं जो मैराइन हैबिटाट के हैं, जिसमें आज अपने 2 फैक्टर लेंगे केवल, टेम्परेचर और सैलिनिटी, लवणता। जो टेम्परेचर के बारे में जो स्लाइड में दर्शाया गया है कि टेम्परेचर जो है समुद्र में वो लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ द सन हीट्स एंड इट्स ऑक्यूपाइज मच स्पेस। कि समुद्र जो है प्रकाशीय ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार गृह है, और जो स्थलीय आवास हैं जैसे नदियाँ होती हैं वो भी धाराओं के द्वारा ऊष्मा को समुद्र में पहुंचा देती हैं। द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कैरी हीट फ्रॉम द लैंड। दिस स्टोर्ड हीट ऑफ द ओशन इज एबल टू रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो समुद्र के स्वयं के द्वारा जो प्रकाशीय ऊर्जा का भंडार गृह है वो, और नदियों के द्वारा जो उसमें लैंड की ऊष्मा जो लाई जाती है धाराओं के द्वारा, ये मिल कर के पूरे अपन कह सकते हैं वर्ल्ड के टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, नियमन का काम करती हैं। जो समुद्र में जो तापमान का रेंज है वो -3 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। जो अपने इंडियन ओशन की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर का रेंज है इंडियन सीज़ में वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और जो ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं इसमें थर्मल जो अपन कह सकते हैं परिवर्तन है वो अधिक नहीं होता है। और समुद्री जल का जो घनत्व है तापक्रम के कम होने के साथ साथ बढ़ता जाता है। यानी जैसे जैसे तापक्रम जो है कम होगा, घनत्व जो होगा समुद्री जल का वो बढ़ता जाएगा। और जैसे ही तापमान का मतलब की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी है, विलेयता है, वो इसमें बढ़ जाती है।
जो समुद्री प्राणी होते हैं वो टेम्परेचर के प्रति अपनी अलग अलग रेस्पॉन्स जो हैं वो दिखाते हैं, और इस मतलब रेस्पॉन्स के अंतर्गत, अनुक्रिया के अंतर्गत जो समुद्री प्राणियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो भी प्रभावित होता है। तो जो इसमें सेकेंड मतलब स्लाइड का जो थर्ड पैराग्राफ है, इसमें ये बताया गया कि मैराइन एनिमल्स शोज ए वेरिड रेस्पॉन्स टू टेम्परेचर। द स्टीनोथर्मल एनिमल्स लाइक रीफ कोरल्स, साल्पा एंड हिट्रोपोड्स आर ऑलवेज फाउंड अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो स्टीनोथर्मल एनिमल्स होते हैं, रीफ कोरल्स और इनकी बात करेंगे, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसी के विपरीत जो यूरीथर्मल एनिमल्स हैं, जैसे कार्डियम है, एरेनिकोला है, एबल टू विदस्टैंड वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंसेस इन द सी, दो नॉट वेरी कॉन्स्पिशियस, येट एक्ट एज ए इफेक्टिव बैरियर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। यानी जो तापक्रम है, प्राणियों का जो वितरण है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए उत्तरदायी होता है। और समुद्री प्राणियों में तापक्रम के अनुरूप ही कुछ स्ट्रक्चरल विभिन्नताएं जो मिलती हैं अपने को। ठंडे समुद्रों की जो मछलियों में वर्टिब्री की संख्या और गर्म समुद्रों में जो मछलियां पाई जाती हैं उनसे अधिक होती हैं, क्योंकि ठंडे समुद्रों में जो लैंगिक परिपक्वता है लंबे समय बाद में आती है, तब तक कशेरुकाओं की संख्या में जो है वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह की जो अपन कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल पार्ट है, वो भी इसमें टेम्परेचर के अंतर्गत आता है। मैराइन एनिमल्स प्रेजेंट सर्टेन स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन रिलेशन टू टेम्परेचर। जैसा अभी बताया गया है, द नंबर ऑफ वर्टिब्री इन फिशेज इन कोल्डर रीजन आर मोर। द फ्लाउंडर्स हैव बीन 35 वर्टिब्री in the warmer regions, while in the colder region they have up to 50. The cold water forms also show an increase in size. This is because it takes a longer time for the cold water form to attain sexual maturity, and thus they get a chance to grow till then. There are, however, a few exceptions to this rule. The sea urchin, Echinus esculentus, and the gastropod Europholpinix cinerea show a larger maximum size in the warmer water. There is also increase in respiratory rates in many marine organisms. In Mytilus edulis, the respiratory rate increases with temperature up to the optimum limit and then slowly decreases. A similar behavior is found in the Calenus fumericus and Emersia talpoidea. मतलब रेस्पिरेटरी जो रेट है वो भी टेम्परेचर, जो मेराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसी तरह से अपन दूसरी जो इसका प्रभावित करने वाला फैक्टर है सैलिनिटी, जिसको अपन लवणता कहते हैं, उसको लेंगे। इसमें जो सैलिनिटी की बात जब आती है तो जो समुद्र का जो खुला क्षेत्र होता है, ओपन एरिया होता है, उसमें जो लवणता होती है वो लगभग 3.5% होती है। और अलग अलग जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, उसमें लवणता का मान भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जो समुद्रों में 80% जो लवणता होती है वो सोडियम तथा क्लोरीन के कारण होती है। और समुद्रों में जो कैटायन और एनायन होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, एक दूसरे को उदासीन नहीं करते वो। इस कारण जो समुद्री जल होता है वो थोड़ा क्षारीय होता है। और ये जो क्षारीय गुण है ये अत्यधिक जैविक महत्व वाला होता है। सोडियम तथा क्लोरीन के अलावा समुद्री जल में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर आदि जो लवण होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं।
कुछ जो समुद्री प्राणी हैं इन तत्वों के अवशोषण और संग्रहण का भी काम करते हैं। जैसे अपन रेडियोलेरियंस को जानते हैं। रेडियोलेरियंस में जो स्ट्रोसियम सल्फेट होता है उसका संग्रहण होता है। इसी तरह से जो हॉर्न कोरल्स होते हैं वो ब्रोमीन का, और जो एसिडियन होते हैं वो बेनेडियम का जो संग्रह करते हैं, अपन कह सकते हैं रिजर्व के रूप में रखते हैं। तो जितने अपन ने अभी आयनों की बात करी, रेडियोलेरियंस की, में स्ट्रोंसियम की, कोरल्स में ब्रोमीन की, एसिडियन में बेनेडियम की, तो ये जो आयन्स हैं, अपन कह सकते हैं साल्ट हैं, वो ये एनिमल्स, रेडियोलेरियंस, कोरल्स इत्यादि जो हैं अपने अंदर रिजर्व के रूप में रखते हैं। जैसे ही लवणता में जो परिवर्तन होता है तो उसका जो ग्रेविटेशन है, विशिष्ट जो ग्रेविटी होती है वो भी प्रभावित हो जाती है। और जो ये स्पेसिफिक इसकी ग्रेविटी है, इसमें परिवर्तन, जैसे ही परिवर्तन होगा, कोई चेंज होगा, वो उसमें समुद्री प्राणी जो होते हैं वो भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। जैसे समुद्री प्राणियों में जो स्केलेटन है वो कैल्शियम तथा SI युक्त होता है, तो इनके डूबने की संभावना जो है वो अधिक हो जाती है। तो इससे बचने के लिए इनमें जो फिजियोलॉजिकल अपन कह सकते हैं एडेप्टेशन है वो स्विम ब्लैडर पाया जाता है, जिससे ये उसमें डूबेंगे नहीं, ऊपर तैरते रहेंगे। और इस ब्लैडर से क्या फ़ायदा है एडेप्टेशंस में, इसका उपयोग ये हाइड्रोस्टैटिक जो नियंत्रण होता है, अपन कह सकते हैं जल स्थैतिक जो कंट्रोल है, वो इस स्विम ब्लैडर की सहायता से ओशियन के प्राणी जो है वो कर लेते हैं। यदि सैलिनिटी कम है तो श्वसन की जो दर है, अपने कैसे रेस्पिरेटरी का जो रेट है वो बढ़ जाता है। और इसके अतिरिक्त जो अपने ऑस्मेटिक प्रॉपर्टीज होती है सी वाटर में, इस जो स्लाइड में जो आपका चौथा पैराग्राफ है, इसमें ऑस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। ऑस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सी वाटर प्रेजेंट अनदर प्रॉब्लम टू द सम ऑफ द मैराइन एनिमल्स। मोस्ट ऑफ द मैराइन एनिमल्स आर आइसोटोनिक with sea water, and when they come across any change in salinity they are put to much difficulty. The stenohaline animals have a restricted distribution. These animals are usually found in the open ocean, far away from estuaries and below the level of tidal variations and only a few meters below the surface. यानी ऑस्मेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी अपने को जो वेरिएशन है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनका वो मिलता है। स्पेशली स्टीनो जो हेलाइन एनिमल्स होते हैं। यूरे हेनाइल एनिमल्स में क्या है, यूरे हेनाइल एनिमल्स दीज इंक्लूड्स द कोस्टल फॉर्म्स फाउंड बिटवीन टाइड लेवल्स। इसमें एग्जांपल है एरेनिकोला, माइटिलस, सेजिटा एंड ओइकोप्लूरा आर सम गुड एग्जाम्पल्स। ये यूरे हेलाइन एनिमल्स होते हैं। और एनिमल्स लाइक गुंडा वुल्वी कैन टॉलरेट डिफरेंट सैलिनिटीज। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज present in the water to aid in osmoregulation. Some animals like the shore crab, Carcinus, can tolerate lower salinity at higher temperature. The younger organisms have lesser tolerance for lower salinity than their adults. So salinity has a profound effect on the respiratory activities of the marine animals. The respiratory rate increases with the reduction in salinity. The animals spend much of their energy in osmoregulation. When salinity falls, that calls for a higher rate of oxygen consumption and higher respiratory rates. The highest respiratory rates are found in estuarine forms like Hydrobia, Carpophium and Pygospia.
more calcium carbonate is deposited in the skeleton of mollusks, crustaceans and other animals living in the water with a high salinity content. The mollusks found living in lower salinity have thinner cells. Animals can tolerate lower salinity when the temperature is high. तो इस तरह से आज अपन ने सैलिनिटी और जो टेम्परेचर है इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं, कैसे ये प्रभावित करते हैं, इसके बारे में बात करी। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो दूसरे इसके एबायोटिक फैक्टर्स हैं, लाइट है, प्रेशर है, वेव्स हैं, टाइड्स हैं, वाटर करंट्स हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों।